स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहां पर हम लोग फिर से लेकर आए हैं वही रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपके एमसीक्यू। ये आपकी 7th पार्ट है, जिसमें से जिन लोगों का पहले का नहीं हुआ है तो प्लीज़ वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो देखकर अपना कर सकते हैं। बिना लेट किए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च के बेसिस पर यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट, it recognize the knowledge as a power, it emphasis on pupil or an expert, its sole। देखिए, तो सीधे सीधा आंसर मैंने इसीलिए आपको मार्क कर रखा है जिससे आपको टाइम कम लगे। तो इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। जब भी पार्टिसिपेटरी की बात करते हैं तो इसका काम होता है सिर्फ ओनली एक ही पर्पस होता है उसका, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफ़ी आपके पीएचडी एंट्रेंस में पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको लेकर आया हूँ। तो टिपेट टेबल्स रिफर्स टू एस, व्हाट इज टिपेट टेबल थी और किसने दिया था, ये सारी चीज़ हम लोग समझते हैं। तो टिपेट टेबल क्या थी, एक टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स थी इन यूज़ फॉर सैम्पलिंग मेथड। जब हम लोग सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते थे तो उस वक्त हमारी काफ़ी चीज़ों का हम लोग डिजिट यूज़ करते थे, रैंडम डिजिट्स का यूज़ करते थे, उसको टिपेट टेबल बोलते हैं। एंड टेबल यूज टू स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, जितनी भी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है उनको करेक्टराइज करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होती है। तो ये था एक पर्टिकुलर टेबल जो बनाई थी फर्स्ट पब्लिश बाय LSC टिपेट इन 1927। तो यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन हो जाएंगे, टेबल ऑफ रैंडम डिजिट, टेबल यूज इन सैम्पलिंग मेथड एंड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होती थी। तो ये काफ़ी पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ ऐड किया हुआ है। थर्ड, विच वन अमंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया हुआ है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म, कि क्वांटिटेटिव टर्म में इनमें से कौन सा यूज़ नहीं हो सकता है। तो पहला मैंने कहा जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे क्वांटिटेटिव वर्ड दिखाई दिया तो उन्होंने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैरिटल स्टेटस। भाई न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है तो हम उसको बताएंगे भाई वो तो क्वांटिटेटिव टर्म में यूज़ होगा। मैरिटल स्टेटस आपका होता ही है भाई, सिंगल है, डबल, 1 2 वगैरह सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लेकिन प्रोफेशनल एटीट्यूड उसका हमें नहीं पता चलेगा, उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उसे हम क्वांटिटेटिव मेजर नहीं कर सकते कि कितना अच्छा वो वेरिएबल है, कितना अच्छा टीचर है, कितना अच्छा प्रोफेशनली अपने लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पर मैंने इसी के लिए एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है कि अ प्रोफेशनल एटीट्यूड इज एन एबिलिटी दैट इंक्लाइन यू टू मैनेज योर टाइम, portray a leadership quality, make you as a self-determined and persistent। तो यहाँ पर सेल्फ डिटरमाइन कर रहा है, जो परसिस्टेंट है, लीडरशिप क्वालिटी भी है, जिसके अंदर मैनेज कैसे कर सकता है। तो ये चीज़ों को हम क्वांटिटेटिव में यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको याद रखना जो प्रोफेशनल एटीट्यूड अगर ऑप्शन में मिलता है तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछते हैं, द सोशियोग्राम टेक्निक इज़ यूज टू स्टडी। यहाँ पर सोशियोग्राम टेक्निक किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो सोशियोग्राम टेक्निक्स जो है वो हमको याद रखना है कि यहाँ पर वोकलाइजेशन, वोकेशनल इंटरेस्ट के लिए, ह्यूमन रिलेशन के लिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लिए, या फिर अचीवमेंट मोटिवेशन। तो याद रखना सोशियोग्राम टेक्निक आपकी सिर्फ ह्यूमन रिलेशनशिप, जब भी सोशल कभी भी वर्ड आपको दिखाई दे, एक ही चीज़ याद रखना है कि ह्यूमन रिलेशन है, कहीं भी आपका सोसाइटी से रिलेटेड होगा, ह्यूमन से रिलेटेड, यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो टर्म सोशियोग्राम कैन बी डिफाइंड एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन दैट पोर्ट्रेज द सोशल लिंक्स फॉर्म्ड बाय वन पर्टिकुलर पर्सन। तो एक पर्टिकुलर पर्सन दूसरे किसी के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए ही हमारा सोशियोग्राम आपका बनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। वॉट आर द कोर एलिमेंट ऑफ अ डिजर्टेशन, ये काफ़ी लोगों ने पूछा था, इसलिए मैंने इसको ऐड किया कि भाई डिजर्टेशन का कोर एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि क्या चीज़ होती है डिजर्टेशन में। तो पहली चीज़ याद रखना है, मैंने सीधा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, क्या होता है कि सबसे पहला हमारा जब कोर डिजर्टेशन हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पर पहली चीज़ होती है उसका इंट्रोडक्शन। ये डिजर्टेशन के लिए, ना कि रिसर्च के लिए, मैं दोनों चीज़ बात करूँ, साइनॉप्सिस अलग चीज़ होती है, ये सिर्फ डिजर्टेशन का है जो MPhil MSc में बनाया जाता है। तो डिजर्टेशन क्या हो गया, कब का, इंट्रोडक्शन। दूसरा आता है इसमें लिटरेचर रिव्यू, कि जहाँ पर उससे रिलेटेड हमने पहले इंट्रोडक्शन लिखा कि हमारा काम क्या है, उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं कि किस किस ने क्या क्या काम उस पर पर्टिकुलर हो रखा है। इसके बाद हम लोग कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी लगाएंगे, देन आपका रिजल्ट आएगा, देन डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो जब भी ये याद रखना है आपका, हमेशा यही कोर एलिमेंट होता है डिसर्टेशन का। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में वही लिख रखा है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन अमंग द फॉलोइंग फ्रेजेस डज नॉट करस्पॉन्ड टू द मीनिंग ऑफ रिसर्च एज अ प्रोसेस। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई रिसर्च एज अ प्रोसेस अगर है सॉरी
तो विच वन अमंग द फॉलोइंग फ्रेजेस डज नॉट करस्पॉन्ड टू द मीनिंग ऑफ रिसर्च एज अ प्रोसेस? इनमें से कौन सा है जैसे मैं कहूँ भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, ट्रायल एंड एरर, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है यही हमारा यहाँ पर डिफाइन करता है सारी चीज़ों को। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो रिसर्च प्रोसेस कंप्राइज क्लासीफाइंग, लोकेटिंग, इवेल्युएटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन द डाटा। यहाँ पर हम रिसर्च की जब बात करते हैं तो रिसर्च प्रोसेस में एक चीज़ नहीं होती है, यहाँ पर हमको डेटा भी क्लासीफाई करना है, कंप्राइज करना है, लोकलाइज करना है, उसको इवेल्युएट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है डाटा को, विच इज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट योर रिसर्च क्वेश्चन। जो आपने रिसर्च टाइटल लिया है, रिसर्च क्वेश्चन लिया है, उनको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो फॉलोड बाय द डेवलपिंग एंड एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़। तो ये चीज़ याद रखना है कि यही आपका एक मेन काम हो जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ही आपका मेन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज़ द बेस्ट शूटेड नेम फॉर अ प्रोसेस दैट डज नॉट नेसेसिटेट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। भाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए क्या है जो बिल्कुल गलत होता है, या हम बताएं कि ये गलत या फिर नेसेसरी नहीं होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो पहला होता है आपका मैनिपुलेशन, ये याद रखना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो मैनिपुलेशन है वो हमारा बिल्कुल नेसेसरी नहीं होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए। कंट्रोलिंग, हमें कंट्रोल चाहिए होता है, कंटेंट एनालिसिस चाहिए होता है, ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है। जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं वहाँ पे कंट्रोलिंग होता है, कंटेंट को एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन मैनिपुलेट नहीं करता होता। मैनिपुलेशन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जब भी हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल अगर डिज़ाइन है तो वेन एवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज ट्रीटमेंट वेरिएबल और फैक्टर अगर है, तब हम क्या करते हैं, डिसिसिवली गेट ऑल्टर्ड बाय द रिसर्चर, देन दैट प्रोसेस इज टर्न एज एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देर के लिए करते हैं, अदरवाइज हम वहाँ पर भी यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। अदरवाइज मैनिपुलेशन आपका यूज़ नहीं होता है कभी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डिज़ाइन के अंदर। तो जब भी इंडिपेंडेंट अगर वेरिएबल अगर हमारा आ जाता है या कोई ऐसा फैक्टर आ जाता है जो कि इंडिपेंडेंट है, तब हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, ऑल्टर कर दिया जाता है रिसर्चर्स के थ्रू कि दैट प्रोसेस सिस्टम एज एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझना, जहाँ भी आए तो मोस्टली हमें मैनिपुलेशन ही टिक करना है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केसेस होता है कि जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है तब हम लोग वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज़ फाइनाइट। ये भी बहुत बार किया है, काफ़ी लोगों का गलत भी होता था कि जब भी पॉपुलेशन फाइनाइट है तब हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आना, जब फाइनाइट है, फिक्स है, पता है इतना है, तब हम लोग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। जब हमारी पॉपुलेशन हमको पता है जहाँ पर हम रिसर्च करने वाले हैं वो अगर फाइनाइट आपकी है, एक फिक्स्ड है, तब हम लोग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कैन बी अंडरस्टूड एज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, मैथड इन विच द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड बाय द रिसर्चर एट अ रेगुलर इंटरवल। तो जब हमारे क्या है, एक फिक्स्ड है, तो हम वहाँ पर रेगुलर आपका एक क्या करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। हु कैन सक्सेसफुली कंडक्ट अ रिसर्च। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई इनमें से कौन है जो कंडक्ट कर सकता है रिसर्च। तो कंडक्ट करने के लिए, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि समवन हु हैज़ हार्ड वर्कर हो। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि भाई एक मैं मजदूर से बोल दूँ वो रिसर्च कर सकता है, ऐसा नहीं है। पजेस अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, की कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, जिसने एमएससी कर रखा है, एमफिल कर रखा है, या एमएससी के अलावा मैं बात करूँ एमकॉम कर रखा है, एमए कर रहा है, तो क्या वो रिसर्च कर सकता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके पास डिग्री है तो वो रिसर्च कर सकता है। जिसने भी स्टडी किया होगा रिसर्च मैथडोलॉजी को, जिसको पता है कि रिसर्च करना कैसे है, सिर्फ वही पर्सन कर सकता है। या फिर पजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, ऐसा नहीं है कि जिसके पास रीजनिंग एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी है, वही रिसर्च कर सकता है। रिसर्च सिर्फ वही कर सकता है, एनीवन हु हैज़ स्टडी द रिसर्च मैथडोलॉजी कैन अंडरगो द रिसर्च। तो यहाँ पर सिर्फ वही रिसर्च कर सकता है जो रिसर्च मैथडोलॉजी जिसने पढ़ी हुई हो। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट है व्हाट आर द कंडीशन इन विच टाइप फर्स्ट एरर अकर्स। मैं इस पर अभी नेक्स्ट भी वीडियो बनाने वाला हूँ। जस्ट ये मैंने एक एक्सपेरिमेंटल किया है कि चेक कर रहा हूँ कि 10-10 क्वेश्चन की ही बनाऊँ जिससे काफ़ी लोगों को टाइम ना लगे, सिंपली कर सकें। ओके, तो यहाँ पूछ रहे व्हाट आर द कंडीशन इन विच टाइप 1 एरर अकर। टाइप 1 अकर कब होता है? तो ये हमेशा आपके दिमाग में याद रखना, जब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होती है, इवन इट इज़ ट्रू। अगर नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाती है जबकि वो सही थी, तो ये टाइप 1 एरर होता है। और अगर यहीं पे मैं बात करूँ कि टाइप 2 एरर कब होगा, कि भाई नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाए जब वो फॉल्स हो। जबकि पहला जो ऑप्शन बता रहा हूँ कि नल हाइपोथेसिस गेट एक्सेप्टेड इवन इट इज फॉल्स, दैट मीन्स ये टाइप 2 एरर है। तो दो ही तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, कि अगर हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है जबकि वो सही थी, तो वो क्या होता है हमारा टाइप 1 एरर। और हमारी
हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जा रही है जबकि वो गलत थी, तो ये टाइप 2 एरर है। दोनों को समझ लेना है। तो टाइप 1 एरर कैन बी डिफाइंड एज द फर्स्ट काइंड ऑफ एरर है। ये पहला एरर है जहाँ पर हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है जब वो सही होती है। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप तक ना रहे। थैंक यू।